नमस्कार स्वागत है चल पाई सौ की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर जाके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ नई अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों पंजाब में यात्रा के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंच गई है यात्रा। बताएंगे आपको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पठानकोट के अंदर बड़ी रैली करके रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ में इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड के कारण कांग्रेस पार्टी के 800 से ज्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौट गए। इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो भी एक टी शर्ट के अंदर। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने राहुल गांधी को लेकर कर दी ऐसी टिप्पणी की बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा सारा झूठ का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में नीतीश कुमार ने केसीआर की रैली को लेकर ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी हो गई और ज्यादा मजबूत। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप के बाद अब प्रियंका गांधी भी कूदी मैदान में। बीजेपी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान संगठन के बड़े नेता ने 11 फरवरी को आत्महत्या करने की कही है बड़ी बात। बताएंगे आपको बीजेपी सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया गया। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी में सम्मान ढूंढने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने इस जगह पर बिठाया दोस्तों की सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो गई वायरल। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर शिवपाल यादव की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी से विपक्षी नेताओं और जनता की उम्मीद जागी है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बीते दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब के शरना पठानकोट से यात्रा को शुरू किया दोस्तों। और इस दौरान राहुल गांधी ने पहले बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। उसके बाद 4:30 बजे के आसपास पद यात्रा को शुरू किया गया फिरोजपुर कलान से, जो आगे जाकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई को झंडा देने के बाद पंजाब में खत्म हो गई दोस्तों। और यात्रा जम्मू कश्मीर के लखनपुर में एंटर कर गई और आगे चलकर लखनपुर नियर आरटीओ ऑफिस पहुंच गई, यानी कठुआ जिले के अंदर राहुल गांधी की यात्रा पहुंच गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई, इसके बाद अब जम्मू कश्मीर की राजनीति भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। दरअसल दोस्तों पंजाब में पिछले 8 दिनों से चल रही यात्रा अब जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा एडवाइजरी के बीच 30 तारीख तक चलने वाली है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के साथ में इस दौरान फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती और सीपीएम के नेता यूसुफ तारिगामी और शिवसेना के नेता संजय राउत भी आने वाले हैं दोस्तों। दरअसल 30 जनवरी को एक विशाल रैली को संबोधित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लखनपुर से शुरू हुई ये यात्रा कठुआ, हरिनगर, बनिहाल, टलन से होते हुए कश्मीर घाटी पहुंचने वाला है। सुरक्षा बलों की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है दोस्तों। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तीनों राहुल गांधी के साथ में पद यात्रा करती दिखाई देंगी दोस्तों। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी कोई स्पष्ट टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन आज ही पद यात्रा के दौरान बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी दी गई है। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे उत्तर की तरफ जा रही है दोस्तों, वैसे वैसे कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी राहुल गांधी ने अपना वो पुराना हाफ टी शर्ट पहन रखा था। यानी भाजपा के लोग बार बार राहुल गांधी को लेकर दावे करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी को ठंड लगेगी, उनको स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है दोस्तों। उस प्रतिज्ञा के तहत हाफ टी शर्ट पहनकर लगातार उत्तर भारत में जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत के और भी उत्तर की ओर जा रहे हैं, यानी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 800 कार्यकर्ता पंजाब में ज्यादा ठंड होने की वजह से वापस लौट गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से अधिकतर दक्षिण भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कन्याकुमारी से लगातार राहुल गांधी के साथ चलते आए हैं। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई और दक्षिण भारत के अंदर ठंड ज्यादा होती नहीं है दोस्तों, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के दक्षिण भारत से आए हुए कार्यकर्ता ज्यादा ठंड को लेकर परिचित नहीं है और इसीलिए उनको काफी तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से भी उनको हिदायत दी गई कि आप लोग अगर वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि 800 लोग वापस लौट गए हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण ठंड बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के बठिंडा के अंदर ही तापमान 0 से नीचे गिर गया था और आने वाले दिनों के अंदर तो ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है, जो काफी ज्यादा चिंता का विषय भी है। लेकिन राहुल गांधी के हौसले लगातार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग को इतिहास में याद होगा कि महात्मा गांधी ने भी अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद पूरे देश का चक्कर काटा था और पूरे देश की स्थिति को समझने के बाद उन्होंने फैसला लिया था कि जैसे देश की जनता रह रही है वह भी वैसे ही रहेंगे। और उन्होंने अपना कोट पैंट वापस कभी नहीं पहना दोस्तों, बल्कि एक धोती में ही पूरे जिंदगी बिता दी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी उसी प्रण को आगे ले जा रहे हैं। और उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको टी शर्ट में ठंड नहीं लगती, उनको पहले मेरे देश के गरीबों से पूछना चाहिए कि क्या उनको ठंड लगती है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग टी शर्ट को लेकर अभी कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी अपने फैसले पर लगातार अड़िग है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो नफरत फैलाने वाले जाएंगे हार, जल रही है एकता की मशाल। यानी जैसे ही यात्रा जम्मू कश्मीर में घुसी वैसे ही हाथ में मशाल लिए राहुल गांधी फिर से हजारों हजार कार्यकर्ता के साथ आगे बढ़ते नजर आए। दोस्तों इससे पहले महाराष्ट्र में जब यात्रा पहुंची थी तो हाथ में मशाल लेकर लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे में ट्वीट करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 125 दिन पूरे हो गए, इसके लिए राहुल गांधी जी का मुबारकबाद। यात्रा ने देश में नफरत के वातावरण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। पंजाब की गौरवशाली धरती ने यात्रा को जो अभूतपूर्व ताकत दी है इसके लिए उनका शुक्रिया अदा। वहीं पर दोस्तों 3400 किलोमीटर से यात्रा अब राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर पहुंच गए। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की गई है। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी को ना समझ नेता बताने की कोशिश करने के लिए तमाम तरीके के प्रोपोगेंडा चले। 2014 से ही ये प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से दिखाई दिए। दोस्तों ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से मीडिया वालों ने बात करते हुए पूछा कि राहुल गांधी के बारे में जो अवधारणा बनाई गई है, राहुल गांधी को पप्पू जो कहा जाता है, आपकी इस पर क्या राय है। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी वे पप्पू तो बिल्कुल नहीं है, वे काफी स्मार्ट नौजवान है और जिज्ञासु शख्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या प्राथमिकता है, कई रिस्क है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस सब की पूरी जानकारी है। अब एक तरफ राजन ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है और आगे उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने वाले नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर मेरी समझ ये है कि जब भी उनसे बड़े मुद्दे पर मैंने चर्चा की है उन्होंने एक सूझबूझ वाले नेता की तरह बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के मैटर पर मुझसे बातचीत की है। राहुल गांधी काफी स्मार्ट और युवा नेता है। ऐसे में दोस्तों देश के जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, 2008 के अंदर आई मंदी को लेकर सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि मंदी आने वाली है, दुनिया के लोगों को सचेत किया था। ऐसे इकोनॉमिस्ट अगर राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि राहुल गांधी को लेकर जो अवधारणा बना रहे हैं उन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है। एक और बड़ी खबर की मान तो भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला और बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी में जो आपसी मतभेद चल रहा था पंजाब इकाई में, उसे भी दूर करने की जानकारी दी गई है। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन तेलंगाना में किया गया था और दावा किया गया था कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके तीसरा मोर्चा बनाएंगे, लेकिन तीसरा मोर्चा बन पाया ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि दो बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, दोनों में से कोई भी चंद्रशेखर राव के रैली के दौरान मौजूद नहीं था। मात्र 2-3-4 नेता मौजूद थे। एक अखिलेश यादव उनके साथ में, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री और डी राजा मौजूद थे। दोस्तों तो ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्षी एकता हो गई है। नीतीश कुमार से जब इसी मामले पर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं कहता रहा हूं कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा केवल एक ही सपना है कि विपक्षी नेता को एकजुट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसी से देश को लाभ होगा। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मुझे केसीआर के द्वारा आयोजित रैली के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं किसी और काम में व्यस्त था। जिन्हें उनकी पार्टी की रैली में आमंत्रित किया गया था वे वहां गए थे, हमें कोई ऐसा आमंत्रण नहीं आया था। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को केसीआर ने आमंत्रण नहीं भेजा। तो दोस्तों और आप लोग समझ सकते हैं कि तीसरा मोर्चा बनाने की बातें चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य बिहार का कोई नेता इस रैली में मौजूद नहीं रहा है। दोस्तों आप लोग इस पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि सरकार आईटी नियम में कुछ चेंज करने वाली है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जबरदस्त निशाना साधते हुए सेंसरशिप बताया है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के और मानसिक उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि दो पहलवानों के साथ साथ हजारों ऐसे लोग हैं जो मैदान में उतर गए हैं दोस्तों, और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और सारे के सारे प्लेयर्स नामी गिरामी हैं, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ और तमाम गेम के अंदर भारत का माथा गर्व से ऊपर किया है दोस्तों। और अब ये सारे लोग अपने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर ये आरोप लगे हैं। और ऐसे में बीजेपी के लोगों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों एक दिन बीत चुका है, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक्स के खेल के बाद जो विजेताओं से मुलाकात करने के लिए उनको प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया था, उसकी वीडियो शेयर करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों को मदद देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज ये खिलाड़ी जब उनके सांसद के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं तो प्रधानमंत्री अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केवल जो बातें वो कहा करते थे वो क्या जुमले थे। एक बार फिर से सवाल खड़े हुए दोस्तों। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह इससे पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें ब्रजभूषण सिंह एक कुश्ती पहलवान को धक्का मारकर मंच से बाहर कर देते हैं और थप्पड़ मारने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, उसके बाद कहा जाता है कि देश के अंदर खेल का विकास ही नहीं हो रहा। आप लोग इस पर अपनी राय
राय जरूर लिखकर बताएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में महापंचायत के दौरान बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगर 10 फरवरी तक किसानों के गन्ने का बकाया का भुगतान नहीं किया जाता तो 11 फरवरी को चीनी मिल गेट के सामने आत्मदाह कर लेंगे। उनके साथ ही गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह बहावड़ी ने भी चीनी मिल के द्वारा वादा नहीं पूरा किए जाने पर आत्मदाह करने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर किसान अब बड़े आंदोलन के साथ साथ दोस्तों इस तरीके से बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से एक जानकारी देते हुए कहा गया है कि ये बड़े बड़े नेता के साथ दिख रहे शख्स का नाम पलाश चंदेल है। यह छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुत्र है। इस पर जांजगीर चांपा में महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए गई, जांच शुरू कर दी गई है। यानी छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के अंदर क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो जांच तुरंत शुरू कर दी गई है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिनों के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आगे की पंक्तियों में बैठे हुए हैं दोस्तों, सोफे पर बैठे हुए हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे एंड वाले डेस्क पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के 4, 5, 6 लोग बैठे हुए हैं। यानी बिल्कुल एंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिठाया गया है, जिसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी में सम्मान लेने के लिए गए थे, शायद आपको बहुत ज्यादा सम्मान बीजेपी दे रही है, इसी तरीके से सम्मान आप लेते रहिए। आपने मध्य प्रदेश के अंदर अपने हितों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार तक गिरा दी थी और आज भारतीय जनता पार्टी में आपको कोने में बिठाया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी नहीं सपा में जाएंगे क्या वरुण गांधी? शिवपाल यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो मीडिया में उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी भाजपा सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ में आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वरुण गांधी के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अंतिम फैसला अखिलेश यादव ही लेंगे। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी काफी ज्यादा बीजेपी में साइडलाइन कर दिए गए हैं दोस्तों और लगातार अलग चुनाव लड़ने का इशारा भी वो कर ही रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस पार्टी किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी लगभग तय है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो कर्नाटका के अंदर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए मौजूद थे और इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। इसकी कुछ तस्वीरें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में 26 जनवरी से शुरू होने वाला है कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। इस अभियान के तहत 90,000 किलोमीटर को कवर करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी है दोस्तों। 20 चेहरों को ऑब्जर्वर बनाया गया है जिन्होंने 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरीन काम किया, तो उनको एक बार फिर से राज्य में मौका दिया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि राम सेतु केस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा लेटर। शीर्ष अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की लड़ाई और आगे बढ़ाई है दोस्तों। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को कहा है कि वो केंद्र सरकार के पास पत्र भेज सकते हैं। गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया संस्कृति मंत्रालय में चल रही है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अगर कुछ और तथ्य या दस्तावेज देना चाहते हैं तो सरकार को पत्र लिखकर दे सकते हैं। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में कहा कि यह मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है, पार्टी उल्लंघन कर रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने स्वामी को संस्कृति मंत्रालय के साथ अतिरिक्त सामग्री शेयर करने की अनुमति दी। इसी के साथ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के संबंध में स्वामी की याचिका का निस्तारण कर दिया है। आने वाले दिनों के अंदर इस पर और ज्यादा चर्चा होने वाली है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ एक बार फिर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एम्स के पास एक कार ने 10 से 15 मीटर तक घसीटा है दोस्तों। इस बात की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल देर रात में दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझे पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने उसे हटाने का प्रयास किया तो उसने गाड़ी से मुझे तकरीबन 10 से 15 मीटर तक घसीटा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई दोस्तों और जल्द गिरफ्तार कर ली गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। वहीं पर भाजपा ने जहाज, एयरपोर्ट, LIC, रेलवे सब कुछ बेच दिया है, सिर्फ मीडिया खरीदा है। CM भगवत मान की ओर से ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगाए गए फटकार के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मीडिया के पूछे गए सवाल पर अलग तरीके की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुप्पी साध ली है। मीडिया ने उनसे फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए, जिक्र करने के लिए कहा तो वो खामोश हो गए और दोनों हाथों से अपने कान छूने लगे। दरअसल हाल फिलहाल के अंदर एक फिल्म लॉन्च हुई है दोस्तों जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध,
विरुद्ध जिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई सख्ती के बाद नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं कि अब वो इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करेंगे, फिल्मों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही साथ रामचरितमानस पर जहर उगलने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री को उनकी ही सरकार में शामिल जेडीयू के एमएलए ने चिरकुट बताया है। दोस्तों, जेडीयू के विधायक ने कहा कि हमारी सहनशीलता को वह मजबूरी ना समझे। यही बात उन्होंने किसी दूसरे धर्म के लिए कही होती तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता। संजीव कुमार ने ये जो बातें कही है दोस्तों, इस बात पर जबरदस्त तरीके से आरजेडी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि किसी बड़े नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं पर ईवीएम के आलोचकों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ईवीएम पर शक करने वाले पार्टियों को भी ईवीएम से ही जीत मिली है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से की गई ये टिप्पणी पर्याप्त टिप्पणी है? क्योंकि लोगों के मन में ईवीएम को लेकर आज तक डाउट है। सबसे बड़ी बात तब सामने आता है जब ईवीएम कहीं और किसी गाड़ी में दिखाई देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंट्रोल से कई बार बाहर नजर आता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना चाहिए कि आखिर कहां कहां सिक्योरिटी में लैप्स हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद वह दावा कर रहे हैं कि कई सारी पार्टियां भी चुनाव इसी ईवीएम से जीती है। इसका क्या ये मतलब होता है कि अब कोई पार्टी सवाल नहीं खड़ा कर सकती? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ की ओर से दिए गए बयान पर आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों, स्पष्ट जरूर कीजिएगा। साथ साथ शरद पवार को अजीत पवार पर विश्वास नहीं था, धमकी से विपक्ष नेता का पद ले लिया, केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक बयान देते हुए दावा किया है कि अजीत पवार ने धमकी देकर विपक्ष नेता का पद लिया है। इसी के साथ में दोस्तों, हाल ही में शिवाजी कृष्ण मूर्ति ने राज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर इन दिनों राज्यपाल रवि बनाम स्टालिन सरकार की लड़ाई चल रही है। आए दिन कोई ना कोई नया विवाद सामने आता है। इसी बीच राज्यपाल RN रवि ने डीएमके से निलंबित नेता शिवाजी कृष्ण मूर्ति के खिलाफ चेन्नई की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। दोस्तों, बता दें कि शिवाजी कृष्ण मूर्ति ने राज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि अपने विधानसभा भाषण में अंबेडकर का नाम लेने से इंकार करते हैं तो क्या मुझे उन पर हमला करने का अधिकार नहीं है? यदि आप सरकार द्वारा दिए गए भाषणों को नहीं पढ़ते तो कश्मीर जाओ और हम आतंकवादी भेजेंगे ताकि वे तुम्हें मार दे। इस तरीके की टिप्पणी के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है। दोस्तों, वहीं पर राजस्थान के अंदर संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस संगठन में खाली पड़े पदों पर एक बार फिर से भर्तियां शुरू हो गई है। दोस्तों, 107 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के अंदर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसी बीच दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में दीवारों पर लिखे मिले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें हो रही है वायरल। लोग उठा रहे हैं सवाल। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जानकारी देते हुए कहा कि वह एम्स में एडमिट हो गए हैं, 3 दिन तक इसी एम्स में रहेंगे। रूटीन चेकअप की बात उन्होंने कही है दोस्तों। लेकिन बिहार के सियासत में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती है। ऐसे में दोस्तों, कई सारे चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा 3 दिनों के लिए दिल्ली के एम्स में आ गए हैं, तो कहा जा सकता है कि मामला जितना सिंपल दिखाई दे रहा उतना है नहीं। वहीं बिहार के नीतीश कुमार सरकार पर वाम दलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ए विजय राघव ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनता से 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक मात्र 25,000 नौकरियों की घोषणा की गई है। जल्द से जल्द और भी नौकरियों की घोषणा की जानी चाहिए। दोस्तों, दरअसल तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन तेजस्वी यादव की बहुमत वाली सरकार और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री होते तो यह काम आसानी से किया जा सकता। लेकिन अभी आरजेडी जेडीयू के साथ में अलायंस में है, कई अन्य पार्टी भी है, तो ऐसे में काम करने में काफी समस्याएं भी आती है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। 25,000 पदों पर अगर सही से भर्ती हो जाए तो जनता के लिए ये भी एक बड़ी राहत होगी। वेबर मेघालय में चुनाव घोषणा से ठीक पहले 5 विधायकों का इस्तीफा, नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होने की तैयारी में ये 5 विधायक हैं। 27 फरवरी को मेघालय में वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को रिजल्ट आएगा। और उससे पहले अब इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया। इसी के साथ में बिहार के मंत्री बोले, कहा चुनाव आते ही सेना पर हमला करवाती है भारतीय जनता पार्टी। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए आरजेडी के नेता ने स्पष्ट तौर पर यह बयान दिया है। दोस्तों, आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर आरजेडी नागालैंड में भी लड़ेगी चुनाव। बिहार के बाद पहली बार किसी अन्य राज्य के अंदर अपनी किस्मत आजमाएगी, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। दोस्तों, इससे पहले झारखंड में आरजेडी का अच्छा खासा समर्थन है, बिहार में भी उनके पास सीटें हैं, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है, और असम के अंदर भी कुछ परसेंटेज वोट है। लेकिन नागालैंड में अगर जीत हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ आरजेडी एक और कदम आगे बढ़ा देगी। और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद सरकार के द्वारा कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। दोस्तों, पार्टी का सिंबल फिक्स हो जाता है, इलेक्टोरल रोल दिए जाते हैं और कई सारी चीजें हैं जो सरकार मुहैया कराती है। दिल्ली में कोई भी दफ्तर राष्ट्रीय पार्टी आकर खोल सकती है, उसके लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी सब्सिडी रेट पर। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण सारी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। आरजेडी ने इसी और कदम बढ़ाया है। वहीं पर दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा
हमारी 6 सरकारें चुराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, क्या हम भाजपा को चोर कहें या फिर डाकू कहें? ये सवाल उन्होंने जनता से पूछा है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।